हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट फाइनेंस फॉर एवरीवन, जो कि आप लोगों का कल पेपर होने वाला है। तो सिंपली जो भी इस वीडियो में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो ये सारे उस टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आप लोगों को आ चुका है, पीवाईसी में भी आ चुका है, और आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आप लोगों का सिलेबस था वहाँ से आप लोगों को इस पीडीएफ में क्वेश्चन निकाल के प्रोवाइड किया गया है। तो बस आप लोगों को सिंपली करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देख लो। आप लोगों को एक ही वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, बस इस वीडियो को पूरा स्किप किए बिना आप लोगों को देख लेना है और अपने सभी फ्रेंड्स और मतलब कि ग्रुप में आप लोग शेयर कर दो इस वीडियो को फटाफट, ताकि जिस भी स्टूडेंट का इस पेपर का कल एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम एकदम बढ़िया से जा सके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। तो जाओ फटाफट वहाँ से अपना पीडीएफ कलेक्ट करो एंड कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैशलेस पेमेंट मेथड ऑफर्ड बाय बैंक एंड इट्स रिलेवेंस इन टुडे लाइफ। मतलब कि आज के टाइम में कैशलेस पेमेंट है। कैशलेस पेमेंट को आप लोग डिजिटल पेमेंट मेथड भी बोल सकते हो आप लोग, लाइक यूपीआई या फिर मतलब कि नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग या फिर नेट ड्राफ्ट, ये आप लोग का आ जाता है। तो आप लोग का कैशलेस मेथड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आप लोग क्यों यूज़ करते हो, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से या फिर अपने मतलब कि जो आप लोगों का बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है उसको आप लोग एटीएम से कैश लेने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, ठीक है। फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप, तो ये आप लोग का कहाँ पे अवेलेबल होता है, आप लोग किसी भी मतलब कि मोबाइल वॉलेट में अटैच कर सकते हो, एप्पल पे से, गूगल पे से, सैमसंग पे से एंड बहुत सारे मतलब कि पे हैं, वहाँ पे आप लोग मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों का सिंपली है, डिजिटली आप लोग मनी ट्रांसफ़र करते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में आप लोगों का जो भी ऑनलाइन बैंकिंग होता है वो आप लोगों का वेब बेस पे ही होता है, मतलब कि वेबसाइट पे ही अवेलेबल होता है। ये आप लोगों का ना ही आप लोग फ़ोन में मतलब कि ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हो और ना ही किसी और मोड से आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करना है तो आप लोगों को सबसे पहले जो भी मतलब कि बैंक का ऑफिशियल साइट होगा वहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट में गूगल क्रोम में या फिर मतलब कि याहू में कहीं से भी आप लोग वेबसाइट में घुसोगे, बैंक के वेबसाइट में, एंड देन वहाँ से आप लोग पे आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर यूपीआई आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि यूपीआई कैसे काम करता है। मतलब कि किसी भी मतलब कि इंस्टेंट पेमेंट के लिए आप लोगों का यूपीआई यूज़ कर सकते हो, और किसी भी मर्चेंट या फिर मतलब कि किसी को भी पे करना है रियल टाइम पेमेंट में तो वो आप लोग ओवर द इंडिया कहीं पे भी कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, ओके। उसके बाद है आप लोगों का प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड में आप लोग सिंपली समझो कि इसमें वो कार्ड आते हैं जिसमें कुछ गिफ्ट वाउचर होता है या फिर ट्रैवलिंग के लिए जो भी कार्ड से प्रोवाइड किया जाता है उसमें एक सर्टन अमाउंट का मतलब कि पैसा होता है, और उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपना कहीं भी घूमने जा रहे हो या फिर कहीं भी मतलब कि कोई गिफ्ट खरीद रहे हो तो वो आप लोग यहाँ से प्रीपेड कार्ड से का यूज़ करके आप लोग कर सकते हो, ओके। उसके बाद है आप लोगों का रिलेवेंस इन टूडेज लाइफ। तो आप लोगों का जो भी मतलब कि ऑनलाइन मेथड है वो कैसे काम करता है, कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस क्या है, कैशलेस मेथड ऑफर कन्वीनियंस एज यूजर कैन मेक ट्रांजैक्शन एनी टाइम एनीवेयर विदाउट द नीड फॉर फिजिकल करेंसी। मतलब कि कोई भी इंसान किसी को भी पे करता है तो उसको फिजिकल कैश की ज़रूरत नहीं होती, वो बस अपना मतलब कि सामने वाले से उसकी डिटेल पूछेगा एंड वहाँ पे जाके पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी भी रहता है, मतलब कि कोई भी मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, फिर टू फैक्ट ऑथेंटिकल रहता है। मतलब कि कोई भी पेमेंट आप लोग करते हो तो आप लोगों को एक मतलब कि ओटीपी आता है या फिर आप लोग जो भी वेरीफाई करने के लिए रखते हो वो भी आप लोगों को वेरीफाई करता है। तो ऐसे करके मतलब कि कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो इस चीज़ से भी आप लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कि जो भी आप लोग ऑनलाइन पे आउट करते हो वो मतलब कि साथ के साथ रिकॉर्ड में भी जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग कर रहे हो उसी प्लेटफॉर्म में आप लोगों को रिकॉर्ड भी दिख जाएगा कि हाँ इस पर्सन को आपने इतना पेमेंट किया है, इस पर्सन से आपने इतना पेमेंट रिसीव करा है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी, मतलब कि जो भी मतलब कि डिजिटल इकोनॉमी है उसमें ये कंट्रीब्यूट भी करता है, जो भी आप लोग ग्लोबल लेवल पे आप लोग डिजिटली फाइनेंशियल लैंडस्केप हो जाते हो, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन, मतलब कि कॉन्टैक्ट लेस, मतलब कि कैश आप लोग देते हो तो आप लोगों ने पहले उस कैश को टच कर रखा होगा। अदर जो भी मतलब कि इंसान को आप दोगे तो वो भी मतलब कि कॉन्टैक्ट में आएगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएगा। बट जो कैशलेस मेथड है उसमें आप लोगों को फिजिकल टचमेंट मतलब कि कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं होती। और ये कब से इंट्रोड्यूस ज़्यादातर प्रमोट किया गया है, कोविड-19 के बाद ये आप लोगों के प्रमोशन में ज़्यादा आया है। इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड से आप लोग सिंपल समझ सकते हो, कोई भी कैशबैक आप लोगों को देखने को मिलता होगा, डिस्काउंट देखने को मिलता होगा या फिर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, उसको आप लोग ये ओरिजिनल मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। ग्लोबल
एसेसिबिलिटी, मतलब कि मैनी कैशलेस मेथड। इसमें आप लोगों का बेसिकली आप लोग ग्लोबल लेवल पे भी अगर किसी भी चीज़ को परचेस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप लोग जाके कर सकते हो। तो ये आप लोगों का था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का एक मतलब कि सिचुएशन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर खुद से बनाना है। मैंने यहाँ पे आंसर बना दिया है, आप लोगों को इस वीडियो में समझा दूंगा, बट एज पर मतलब कि क्वेश्चन पेपर जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बनाना पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कंडीशन है, अ फैमिली बजट इज अ प्लान फॉर अ हाउस होल्ड इनकम एंड आउटगोइंग फंड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज अ मंथ और ईयर। मतलब कि एक फैमिली है, उनका बजट प्लान करना है, जो भी मतलब कि उनकी हाउस इनकम होती है, मतलब कि घर में जो भी इनकम आता है और उनका जो भी एक्सपेंसेस लगता है उसका आप लोगों का 1 मंथ या फिर 1 ईयर का आप लोगों का मेंटेनेंस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो सबसे पहले तो इनकम होगी, तो इनकम जो भी मेन इनकम होगा, फिर स्पॉन्स इनकम होगा, फिर एडिशनल एंड टोटल इनकम आप लोग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर फिक्स्ड आप लोगों का एक्सपेंसेस होगा, मतलब कि रेंट आप लोगों का फिक्स है, हर महीना तो जाएगा ही जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, या भी आप लोगों का फिक्स रहता है। फिर ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर होम इंश्योरेंस आप लोगों का ये भी जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप लोग पैसा डालोगे। कार लोन अगर आप लोगों ने ले रखा होगा तो वो भी आप लोग इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। उसके बाद स्टूडेंट लोन आप लोगों ने ले रखा होगा तो उसको भी आप लोगों को पर मंथ के हिसाब से जो भी पेमेंट होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस से आप लोग ये समझ सकते हो कि किसी महीने में ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी महीने में कम भी हो सकते हैं। ग्रोसरीज में किसी महीने में 400 भी खर्च हो सकते हैं, किसी महीने में 800, तो किसी महीने में 200 में भी काम चल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐसा ही होता है। फिर एंटरटेनमेंट आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। फिर फ़ोन एंड इंटरनेट जो भी चार्जेस होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर केबल कनेक्शन जो भी आप लोगों ने ले रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। पर्सनल केयर, मतलब कि आप अपने ऊपर कितना मतलब कि इन्वेस्ट करते हो, मतलब कि अपने लुकिंग वाइज, अपने क्लोथ्स, उसमें आप लोगों का सॉरी क्लोथ्स का तो आप लोगों का मिसलेनियस है, तो क्लोथ्स और गिफ्ट्स उसमें चला जाएगा। फिर चाइल्ड केयर, मतलब कि एजुकेशन, मतलब कि जो भी आप लोगों का चाइल्ड है तो उसमें आप लोग कितना एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो वो, ओके। उसके बाद है आप लोगों का सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग से सिंपल समझ सकते हो इमरजेंसी फंड, मतलब कि कुछ किसी भी टाइप की इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए भी तो आप लोगों को सेविंग करना पड़ेगा ना, ताकि आप लोग उस इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग अच्छे से ट्रीट कर सको, ठीक है। फिर रिटायरमेंट फंड, मतलब कि रिटायरमेंट फंड के लिए भी आप लोगों को पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। एजुकेशन फंड के लिए भी आप लोगों को फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड अदर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर कहीं आप लोगों ने कंपनी में या फिर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो, ठीक है। अब डेप्थ रीपेमेंट, मतलब कि अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ से लोन ले रखा है तो उसको वापस भी आप लोगों को करना है, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ओके। उसके बाद एडिशनल लोन पेमेंट, ओके। तो ये है आप लोगों का कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिमेनिंग इनकम आप लोगों का 3000 बनता है, उसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, टोटल इनकम माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसिव माइनस वेरिएबल एक्सपेंसिव माइनस सेविंग माइनस डेप्थ रीपेमेंट। तो ये आप लोगों का हो जाएगा टोटल इनकम। आप लोगों का कितना बचेगा रिमेनिंग में लास्ट में महीने में, $3000, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का क्या क्या है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। टिप्स फॉर बजटिंग, इमरजेंसी फंड है तो इमरजेंसी फंड में तो आप लोगों को डालना ही डालना है, उसमें तो आप लोगों की प्रायोरिटी है, उसमें कोई कस्टमाइज नहीं करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद है आप लोगों का रिव्यू एंड एडजस्ट। तो रिव्यू एंड एडजस्ट में आप लोग सिंपल समझो, जो भी आप लोगों की लाइफ साइकिल में हो रही है, मतलब कि जो भी आप लोग रेगुलर बेस पे कर रहे हो तो उसको आप लोग टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो और उसको एडजस्ट करते रहो कि हाँ आप लोगों ने कहीं पे ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा दिया। अगर वहाँ पे कम में भी हो सकता है तो आप लोग कम में ही उसको डील करो, ज़्यादा में डील मत करो, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का फाइनेंशियल गोल। जो भी आप लोगों का फाइनेंशियल गोल आप लोगों ने सेट कर रखा है कि आप लोगों को हाउस खरीदना है या फिर किसी वेकेशन पे जाना है, तो उसके लिए आप लोगों को पैसे मतलब कि एडिशनल निकालने पड़ेंगे अपने ही मतलब कि इनकम में से। उसके बाद डेप्थ रिडक्शन, फोकस ऑन रिड्यूसिंग हाई इंटरेस्ट डेप्ट टू फ्री अप मोर फंड फॉर सेविंग एंड इन्वेस्ट। मतलब कि आप लोग जो भी आप लोगों ने लोन ले रखा है या फिर किसी से डेप्ट ले रखा है तो उसको डेप्ट को आप लोगों को सबसे पहले फ्री होना है, तभी जाके आप लोग ज़्यादा सेविंग कर सकोगे और ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्ट कर सकोगे, ओके। उसके बाद फैमिली डिसीजन से आप लोग सिंपल समझ सकते हो, जो भी आप लोगों ने लोन या डेप्ट लिया है तो वो अपनी फैमिली में मतलब कि सब लोगों के साथ डिस्कस करो, ठीक है। तो ये आप लोगों का था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना में आप लोगों को क्या इस योजना के तहत गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो इस योजना के थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जो भी गर्ल चाइल्ड होती है उसके लिए पढ़ने में या फिर किसी भी हेल्प में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि इसी में आप लोगों का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या है ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना इज टू
प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म सेविंग प्लेटफॉर्म फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। मतलब कि इसका मतलब कि बेसिक नीड क्या है, मतलब कि कोई भी लड़की है उसका मतलब कि एजुकेशन अच्छे से हो जाना चाहिए, और जो उसका मैरिज है, मैरिज का एक्सपेंसेस है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों का अच्छे से इसमें योजना के अंदर में आप लोगों का गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है कि 10 ईयर से जो भी नीचे की एज की गर्ल्स है, मतलब कि चाइल्ड गर्ल्स है, उसका मतलब कि एक अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। अब अकाउंट जो भी ओपन है वो किसी भी आप लोग बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है, बट जो भी मतलब कि बैंक होगा वो एक ही बैंक होगा, मल्टीपल बैंक नहीं हो सकते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, फिर जो डिपॉजिट लिमिट है, डिपॉजिट लिमिट आप लोगों को 250 रुपये साल का ये है, एनुअल डिपॉजिट है, 250 रुपये मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप लोग इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इंटरेस्ट रेट इसमें होने वाला है, जो भी मतलब कि इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब कि 2.6 ट्रेडिशनल होता है, बट इसमें आप लोगों का अराउंड 4% या फिर 5% तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस योजना के तहत, जो भी बैंक आप लोग खुलवाते हो किसी भी गर्ल चाइल्ड का, तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब कोई भी गर्ल चाइल्ड है उसका जो एज है वो 21 ईयर हो जाता है, या फिर वो 18 ईयर की एटलीस्ट हो जाती है, एंड देन उस पैसे को वो मतलब कि अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है ये अपने हाई एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। फिर टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स में आप लोगों का यही समझो कि मोस्टली टैक्स सेक्शन 80C के तहत आप लोगों का माफ हो जाता है इस योजना के तहत, तो ये आप लोगों का मतलब कि टैक्स बेनिफिट ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गार्जियनशिप, मतलब कि कोई भी लड़की होती है, ठीक है, मतलब कि गर्ल चाइल्ड होती है, तो अगर उसका एज 10 ईयर से नीचे है तो किसी भी पेरेंट्स या फिर गार्जियन जो मतलब कि लीगल गार्जियन होगा उसके अंडर में उस लड़की का बैंक अकाउंट होगा, एंड देन वो जो गार्जियन होगा वो कस्टमाइज करेगा। बट जब गर्ल की 10 ईयर एज हो जाएगी, मतलब कि 10 ईयर या फिर उससे अबव हो जाएगी, तब वो मतलब कि गर्ल चाहे तो वो खुद भी अपने हिसाब से उस बैंक अकाउंट को कस्टमाइज कर सकती है। ठीक है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में आप लोग सिंपल समझो कि इसके रिगार्डिंग कोई भी आप लोग डिपॉजिटर मतलब कि डिपॉजिट करते हो तो उसमें आप लोग अपने हिसाब से फाइनेंशियल कैपेसिटी रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है आप लोगों का ट्रांसफेबिलिटी, मतलब कि कोई भी जहां पे भी आप लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाया है, मतलब कि इनिशियल जो भी ब्रांच है उस ब्रांच से आप लोग कहीं और पे भी ट्रांसफर करना चाहते हो उसी अकाउंट को, तो वो भी आप लोग इसके रिगार्डिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मनी ट्रांसफर सर्विस ऑफर्ड बाय इंडियन पोस्ट, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या है आप लोगों के जो इंडिया में मनी ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप लोगों को जो भी मतलब कि सेविंग अकाउंट होता है उससे आप लोग किसी भी इंसान को या फिर किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम से आप लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद है आप लोगों का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब कि इसमें आप लोगों का क्या होता है, जो आधार कार्ड आप लोगों का होता है वही आप लोगों का यूज करके आप लोग मनी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो अपने जो भी मतलब कि आधार कार्ड में जो भी आप लोगों का नंबर लिंक होगा उस नंबर, वो नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके फोन में होना चाहिए, एंड देन मतलब कि आप लोग डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का है नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक डोरसेट बैंकिंग। अब डोरसेट बैंकिंग में क्या आ जाता है आप लोगों का, डोरसेट बैंकिंग सर्विस वेयर कस्टमर कैन रिक्वेस्ट द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, मतलब कि सिंपल समझो जो भी आप लोगों का कस्टमर है वो मतलब अपना मतलब कि पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो वो अपने घर से भी ट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्यूआर कोड, मतलब कि क्यूआर कोड मतलब सिंपल समझ सकते हो यूपीआई, यहाँ पे आप लोग यूज कर रहे हो। यूपीआई के बारे में मैंने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आईटीएम, मतलब कि इंडियन पोस्ट मनी ट्रांसफर। आईटीएम इज एन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस ऑफर्ड बाय इंडियन पोस्ट इन कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न यूनियन, मतलब कि आप लोग इसके रिगार्डिंग किसी भी अदर कंट्री में आप लोगों को पेमेंट करना है या फिर रिसीव करना है तो इसके रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर सर्विस इज अ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड बाय इंडियन पोस्ट, कस्टमर कैन सेंड मनी टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यूजिंग दिस सर्विस, द रिसिपिएंट कैन दे कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम द डिजायर्ड पोस्ट ऑफिस, मतलब कि आप लोग इसके रिगार्डिंग कहीं पे से भी आप लोग मनी ट्रांसफर करना चाहते हो ओवर द कंट्री, मतलब कि इंडिया के अंदर अंदर ही काम करेगा ये, इंडिया के बाहर करने के लिए आप लोगों को ऊपर वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा और इंडिया के अंदर ही आप लोगों का ये वाला काम करेगा। ठीक है, कहीं से भी मतलब कि आप दिल्ली में रहते हो और अगर आप लोगों को कन्याकुमारी या फिर तमिलनाडु के किसी भी मतलब कि पर्टिकुलर प्लेस पे आप लोगों को
मनी ट्रांसफर करना है तो इसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, तो इसमें आप लोगों का क्या है, अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर सर्विस विद इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक नेटवर्क। मतलब कि आप लोग का जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे आप लोग का जो भी सेविंग बैंक होता है उसमें आप लोगों का अकाउंट बेशक ना हो, बट आप लोग अपने अकाउंट से मतलब वहां पे पैसे ट्रांसफर करोगे और वो जो भी मतलब कि पोस्ट ऑफिस होगा वो वहां पे सेंड कर देगा जहां पे आप लोगों को सेंड करना है मनी। ओके, इसके रिगार्डिंग ये हो जाता है आप लोगों का। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम while not a direct money transfer service is a saving scheme offered by Indian Post where investor receive monthly interest payment. It is a way for individual to earn a regular income from their investment। कि मतलब कि ये जो मेथड है आप लोगों का, कहीं आप लोग मनी ट्रांसफर नहीं कर रहे बट जो भी आप लोगों ने सेविंग कर रखी है, मतलब कि डेली पे भी आप लोग 500 रुपये अगर डाल रहे हो, ठीक है, तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब कि लाइक इस पे आप लोगों का 10% इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। 10% तो बहुत ज्यादा हो जाता है, पर मान के चलते हैं 10% इंटरेस्ट बन रहा है, 10% नहीं 1% इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो 5 रुपीज आपको डेली बेसिस पे, अगर आप लोग डेली बेसिस पे 500 रुपए अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को डेली बेसिस पे 5 रुपए आप लोगों को इंटरेस्ट के रूप में दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग इससे अर्न कर सकते हो पैसा, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो भी था, मेरे को याद नहीं है अभी। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब कि बहुत टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। मतलब कि बेसिकली समझो कि लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ के लिए कुछ पैसा एडवांस में लेता है, मतलब कि मंथली बेस पे आप लोगों से पैसा लेगा, एंड जो भी मतलब कि आप लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आप लोगों को कुछ डिजीज हो जाता है या फिर आप लोगों की अननेसेसरी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, फिर कुछ भी मतलब जैसे मर्जी मतलब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो वहां पे आप लोगों का वो जो लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों ने ले रखा होगा तो वो चीज आप लोगों का हेल्प करेगा, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा तो वो आप लोगों का करता है। लाइक पैसा बाजार हो गया या फिर बहुत सारे मतलब कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये आप लोगों के एक लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि LIC हो गया, तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं हम कितने टाइप्स होते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आप लोगों का क्या होता है, नो इन्वेस्टमेंट और नो सेविंग कंपोनेंट। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फॉर स्पेसिफिक टर्म सच एज 10, 20 एंड 30 ईयर्स। मतलब कि एक मतलब कि एग्रीमेंट बनता है कि हाँ आप लोगों ने इतना टाइम पीरियड के लिए एक इंश्योरेंस लिया है एंड आप लोग पैसा पे करोगे, एंड उसके टाइम पीरियड के बीच में अगर आप लोगों को कुछ होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों को रिकवर करने में हेल्प करेगा जितने आप लोगों को नीड होगा, मतलब कि हॉस्पिटल में या फिर कोई भी मतलब कि आप लोग अननेसेसरी सिचुएशन में फंसते हो तो जो भी आप लोगों का नेसेसरी होगा मतलब कि उस इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वो आप लोगों को हेल्प करेगा। बट इन केस आप लोगों ने 10 साल का आप लोगों ने इंश्योरेंस लिया है और अगर आप लोगों का 10 साल कंप्लीट हो जाता है और आप लोग एकदम बढ़िया रहते हो तो वो आप लोगों का जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट बना के आप लोगों को सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये होता है आप लोगों का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। होल लाइफ इंश्योरेंस, अब होल लाइफ इंश्योरेंस से आप लोग सिंपल समझ सकते हो कि जब तक आप लोगों की लाइफ रहेगी आप लोगों को कोई भी पैसा मतलब कि जो भी आप लोग 300-400 रुपए महीने का आप जो भी दोगे तो वो आप लोगों का क्या होगा, एट द एंड जब आपकी डेथ होगी, ठीक है, आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। एक चीज समझ लो, होल लाइफ इंश्योरेंस का ये मतलब होता है आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो भी आपकी फैमिली होगी ना उनको ये पैसा दे दिया जाएगा जब आपकी डेथ होगी, कैसे भी डेथ हो, या फिर आपकी एक्सीडेंट हो जाए या फिर ये कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में आपकी डेथ हो जाए, तब जाके ये आप लोगों की फैमिली को दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस में आप लोगों का सेम क्राइटेरिया आ जाता है, जो दो ऊपर का हमने डिस्कस किया है वैसा ही आ जाता है। फिर वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में आप लोग समझ सकते हो वेरिएबल मतलब क्या होता है, अप डाउन। तो जो भी वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें मतलब कि रिस्क वाला सिस्टम हो जाता है कि इसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो मतलब कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी मतलब कि हाई रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा। लाइक म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड में मोस्टली में क्या बोल देता है कि आप हमारा टर्म एंड कंडीशन पढ़ लो, अगर मार्केट डाउन चला जाता है तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, अगर मार्केट अप जाता है तो आपका पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये वाला आप लोगों का वेरियस लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का टर्म लाइफ इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आप लोगों का कुछ मतलब कि प्रीमियम रिटर्न में भी आप लोगों को दिया जाता है, मतलब कि प्रीमियम आर रिटर्न टू द पॉलिसी होल्डर इफ दे आउटलेट द पॉलिसी टर्म। मतलब कि अगर आप लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर कुछ भी मतलब कि अननेसेसरी चीज हो जाता है आप लोगों का, तो जो भी आप लोगों का पैसा है वो आप लोगों को रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से, लोन इज ट्रांसफर ऑफ मनी बाय वन पार्टी टू अनदर
विद एन एग्रीमेंट टू पे इट बैक। मतलब कि कोई भी लोन होता है तो वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को दिया जाता है एंड उस दोनों पार्टी में एग्रीमेंट बनता है जिसके तहत जो जिन्होंने ये लोन लिया है उनको पे बैक करना होता है जिनसे लोन लिया गया है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स क्या क्या मोड है इंडिया में अवेलेबल उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया, जो भी एक पार्टी होती है वो दूसरे पार्टी से लोन लेती है और जो पार्टी लोन लेती है वो रिसीवर एंड वो होता है और जो पार्टी लोन देती है उसे सेंडर एंड बोला जाता है। ठीक है, अब लोन के टाइप्स है पर्सनल लोन्स, मतलब कि जो भी आप लोगों की पर्सनल नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग ये लोन लेते हो। ठीक है, होम लोन्स, तो जो भी आप लोगों का ड्रीम होम है उसको आप लोग परचेज करने के लिए जो लोन लेते हो उसको आप लोगों को होम लोन्स में काउंट किया जाता है। फिर ऑटो लोन्स, ऑटो लोन से आप लोग बेसिकली समझ सकते हो कोई भी व्हीकल्स आप लोग परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग ऑटो लोन्स या फिर कार लोन्स जो भी बोल सकते हो ये आप लोगों का इसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का एजुकेशन लोन। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब कि आफ्टर 12th क्लास मतलब कि बीटेक या फिर कोई एडवांस स्किल सीखने के पीछे जाते हैं तो उनमें उनको मतलब अगर फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता बट उनका जो पेपर होता है मतलब कि जेई एडवांस हो गया या फिर नीट हो गया तो इसके थ्रू आप लोगों का जो भी मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में सॉरी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे जाके आप लोग गवर्नमेंट ही आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देती है विद लेस इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो वो आप लोगों का एजुकेशन लोन भी आ जाता है। फिर बिजनेस लोन, बिजनेस लोन में आप लोग सिंपल समझ सकते हो जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो लोन लेते हैं बट जो भी बिजनेसमैन लोन लेते हैं वो आप लोगों का हाई रेट इंटरेस्ट पे होता है क्योंकि वो बिज़नेस पर्पज़ से ही अपना लोन ले रहे हैं तो उससे वो बेनिफिट अर्न करेंगे ही करेंगे एंड देन जो बैंक को वापस देना होगा तो बैंक भी उनसे थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज करती है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, तो जो भी क्रेडिट कार्ड होता है मतलब कि एक टाइम पीरियड होता है क्रेडिट कार्ड का, मतलब कि लगा के चलते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने लिया उसका टाइम पीरियड है 90 डेज, मतलब कि 3 महीने, 3 महीने में आप लोगों का अमाउंट दिया गया है 10 लाख। अगर आप लोगों ने अमाउंट 3 लाख ही स्पेंड किए, 7 लाख स्पेंड नहीं किए तो वो आप लोगों का गुड क्रेडिट मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को कैशबैक भी मिल सकता है और फिर कुछ वाउचर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, बट आप लोगों ने 10 लाख का लिमिट है, अगर आप लोगों ने 11 लाख या 12 लाख स्पेंड कर दिया तो आफ्टर मतलब कि 90 दिन के बाद आप लोगों को मतलब कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना का टाइम पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्रेडिट कार्ड मतलब कि बैंक में वापस वो जो 13 लाख आप लोगों ने खर्च किया है वो 13 लाख आप लोगों को बैंक में वापस ऑन टाइम अगर आप पे बैक करते हो तो आप लोगों का प्रेजेंस गुड रहेगा, अगर लेट करते हो तो वही आप लोगों का क्रेडिट कार्ड स्कोर डाउन चला जाता है। ठीक है, उसके बाद सिक्योर लोन, सिक्योर लोन में आप लोग सिंपल समझ सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी आप लोग खरीदते हो या फिर व्हीकल खरीदते हो या फिर सेविंग करते हो अपने मतलब कि फ्यूचर के लिए कि कोई डिजीज़ हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर अननेचुरल चीज़ हो जाए या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए आप लोग सिक्योर लोन लेते हो। ठीक है, फिर अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन में आप लोगों का सिंपल समझ सकते हो इसमें आप लोगों का हाई रेट इंटरेस्ट होता है पहली बात, और लो आप लोगों का अमाउंट होता है। मतलब कि जो गांव में होता है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, गांव में होता है एक किसान अपने मतलब खेती के लिए लोन लेने जाता है, अब बैंक में तो मतलब कि उसको मतलब पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा तब जाके वेरीफाई करेगा बैंक, उसके बाद लोन देगा। बट वो जो उसी गाँव में जो कोई एक साहूकार होगा तो वो जो साहूकार होगा वो हाई रेट पे और कम पैसे में ही वो प्रोवाइड करवा देगा, मतलब कि 10,000 दिया और 10,000 पे बोल देगा कि मेरे को जो भी तुम मतलब खेती करोगे खेती में से मेरे को 30% या 40% मैं रखूँगा, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा। तो वो एक हाई रेट पे हो गया एंड रिस्क भी हो जाता है। क्यों रिस्क हो जाएगा? अगर बारिश नहीं हुई या फिर क्लाइमेट में कुछ मतलब कि प्रॉब्लम आ गया तो जो खेती है वो खेती अगर अच्छे से नहीं हो पाई तो किसान वो जो 30 या 40% का वापस देने का मतलब कि प्रॉमिस कर रखा है उसने, वो प्रॉमिस नहीं हो पाएगा तो जो भी साहूकार होते हैं उनका ज़मीन पे मतलब कि अपना अधिकार करने लगते हैं। तो ऐसे करके हो जाता है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, पे डे लोन, मतलब कि पे डे लोन आप लोग सिंपल समझ सकते हो जो भी आप लोगों ने लोन लिया वो पर डे के हिसाब से आप लोग अपना हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि हाँ मैं एक दिन में 200 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये पे बैक कर सकता हूँ, तो वो आप लोगों का कंसिस्टेंस पर डे लोन के हिसाब से चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का लाइन ऑफ क्रेडिट। तो लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या है? रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन दैट अलाउ बैरो टू ड्रॉ फंड अप टू प्रीडिटरमाइन लिमिट्स, मतलब कि इसमें आप लोगों का लिमिट होता है कि हाँ आप लोग जो भी मतलब कि खर्च कर रहे हो वो आप लोगों का एक लिमिटेड अमाउंट में होता है एंड उस पे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर डेप्थ कंसोलिडेशन लोन, आप लोगों का डेप्थ कंसोलिडेशन लोन आप लोग सिंपल समझ सकते हो जो भी आप लोगों ने लोन लिया है, सिंगल लोन लिया है या फिर मतलब बहुत सारे जो लोन लिए हैं उसको कंबाइन करके
आप लोगों का एक लोन हो जाएगा एंड देन उसके ऊपर आप लोग जो मतलब कि पे बैक करोगे, ये इंस्टॉलमेंट करोगे, तो वो आप लोगों का इसमें आ जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लोन में आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो भी आप लोग प्रॉपर्टी है उसको रिन्यू करवा रहे हो, रिन्यू करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लाइक एक आपकी मतलब कि हाउस है, वो 10 साल 20 साल पुरानी है एंड देन उसमें मतलब कि कुछ मतलब कि खराब हो गया है, या फिर मतलब कि बारिश होता है तो अंदर पानी आने लगता है, या फिर बाहर से मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मतलब पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो वो भी मतलब कि घर के अंदर आ जाता है। तो मतलब कि रिनोवेशन करवाना है तो उसके लिए भी आप लोग लोन ले सकते हो। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में कोई भी आप लोगों को डाउट ना आए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ से जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आप लोगों से, डिफरेंस बिटवीन बुल मार्केट एंड बियर मार्केट इन ब्रीफ। बुल मार्केट में आप लोग सिंपल समझ सकते हो कि जो भी हमारा स्टॉक मार्केट होता है, किसी भी चीज़ का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों का बुल मार्केट होता है, ठीक है। अब जो मतलब कि इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब जो दूसरा ग्राफ बनता है हमारा बियर मार्केट, तो कोई भी आप लोगों का ग्राफ है, वो आप लोगों का ग्राफ कंसिस्टेंस नीचे जा रहा होता है, तो वो आप लोगों का हो जाता है बियर मार्केट। बस यही आप लोग सिंपल वर्ड में समझ लो एंड देन यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है उसको सिंपली आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का शॉर्ट समरी था बुल मार्केट एंड बियर मार्केट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ मेनी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल इन मार्केट। मतलब कि म्यूचुअल फंड आप लोगों का क्या है। म्यूचुअल फंड आप लोग सिंपल समझ सकते हो, आप लोगों ने 10,000 किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एक मतलब कि म्यूचुअल फंड कंपनी को मतलब कि एजेंसी को दे दिया है। अब वो क्या करेगी ना, आपके 10,000 को कभी मतलब बॉम्बे स्टॉक में लगाएगी, कभी नेशनल स्टॉक में लगाएगी, कभी कहीं और पे मतलब कि जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा वहाँ पे लगा देगी, कभी एफओ में लगा देगी, सॉरी आईएफओ बोल रहा था मैं, एफओ में लगा देगी, कहीं आईपीओ में लगा देगी। तो ऐसे करके के बहुत सारे मल्टीपल वे में आप लोगों का मतलब कि इसी 10,000 को कंट्रीब्यूट करेगी और जिस जहाँ से भी मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट बुक होगा वहाँ से आप लोगों का बेनिफिट लेके आएगा एंड देन आप लोग जो भी आप लोगों का टाइम पीरियड होगा, मतलब कि 10,000 आप लोगों ने दिया है, ठीक है। अब 10,000 को आप लोगों ने साइन किया है कि 5 ईयर के बाद हम इस पैसे को लेंगे, तो जो भी आप लोग का इंटरेस्ट बनेगा, अब लाइक 10,000 है, 10,000 का आप लोगों का इंटरेस्ट बन गया कितना, 15,000, तो 15,000 आप लोगों को 5 साल के बाद आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके म्यूचुअल फंड जो भी एजेंसी होती है, कंपनी होती है, वो काम करता है, ठीक है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड, मतलब कि इक्विटी फंड में आप लोगों का जो भी कैपिटल होता है उसमें आप लोगों का इक्विटी दिया जाता है, मतलब कि इक्विटी मतलब कि परसेंटेज में आप लोगों का इक्विटी काउंट होता है 1%, 2%, मतलब कि लाइक कहीं भी आप लोगों ने कंपनी का फंड इन्वेस्टर के पास जाके अपना इक्विटी उनको दे के एंड उस इक्विटी के बदले अपना फंड लेना चाहते हो तो वो आप लोग इसके थ्रू कर सकते हो। डेप्थ फंड, मतलब कि किसी भी टाइप का आप लोगों ने लोन लिया है या फिर आप लोगों ने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है तो वो आप लोगों का डेप्थ हो गया ना, तो वैसे करके आप लोग डेप्थ फंड में आ जाता है। हाइब्रिड एंड बैलेंस्ड फंड, जो भी आप लोगों का मिक्सअप होता है फंड में, मतलब कि बहुत सारे मतलब कि आप लोग फंड ले लेते हो, ठीक है, उसमें आप लोगों का बहुत सारा मतलब कि मल्टीपल फंड हो जाता है, तो उस फंड को आप लोगों को बैलेंस करने के लिए आप लोगों का हाइब्रिड और बैलेंस फंड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड में आप लोगों का क्या है, इन्वेस्ट इन शॉर्ट टाइम हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर, मतलब कि जो भी आप लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों का है मनी मार्केट फंड आप लोगों का आ जाता है, ठीक है। इंडेक्स फंड, तो इंडेक्स फंड में आप लोगों का क्या आ जाता है, स्पेसिफिक मार्केट का जो भी इंडेक्स होता है, लाइक आप लोगों ने सुना होगा निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का आप लोगों का 5 ब्रांच है, 5 ब्रांच के अलग अलग ये हैं, तो आप कहीं पे भी एक स्पेसिफिक पे जाओ, बैंक निफ्टी आप लोग कर रहे हो, आप चार्ट एनालाइज कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका एफओ खेल रहे हो, तो उसमें आप लोग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो वो आप लोगों का आ जाता है इंडेक्स फंड में, ठीक है। फिर सेक्टर फंड, सेक्टर फंड से आप लोग समझ सकते हो किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक एजुकेशन सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि इन फ्यूचर एजुकेशन और बिल्डअप हो जाएगा, मतलब कि और एक्सप्लोर करेगा, या फिर आप लोग किसी भी मतलब कि अदर फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ब्यूटी में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो आप लोगों का हो गया, मतलब कि सेक्टर वाइज आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, वो आप लोगों का सेक्टर फंड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आया आप लोगों का टैक्स सेविंग फंड। तो टैक्स सेविंग फंड में आप लोग सिंपल समझ सकते हो जो भी आप लोगों का टैक्स है, अब टैक्स को कैसे मतलब कि सेव किया जाता है वो आप लोग इसके अंदर में मेंटेन करते हो, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का ग्लाइड फंड। तो ग्लाइड फंड आप लोगों का क्या है, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टिपिकल एंड लॉन्गर मेच्योरिटी, मतलब कि जो भी आप लोगों का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है ना, उसमें आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो कि इन फ्यूचर आप लोग गवर्नमेंट है वो अपनी सिक्योरिटी हाई करेगी, तो जैसे हाई करेगी तो आप लोगों का जो भी आप लोगों ने 10,000 या फिर 20,000 लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो वो आप लोगों का इंक्रीज ही होगा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल एंड ग्लोबल फंड, इंटरनेशनल एंड ग्लोबल फंड में आप लोग समझ सकते हो फॉरेन मार्केट प्रोवाइडेड डाइवर्सिफिकेशन बिलोंग डोमेस्टिक मार्केट, मतलब कि जो भी आप लोगों का
मल्टीनेशनल कंपनी होता है तो उसमें आप लोग इंटरनेशनल ग्लोबल फंड राइज कर सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेड फंड मतलब कि जो भी आप लोगों ने मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, अब उससे आप लोग किसी और के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो अपना ट्रेड, तो मतलब कि आप लोगों ने किसी और मतलब कि ब्यूटी प्रोडक्ट को और आप लोग बनाते हो बुक, ठीक है, आप लोग बुक बनाते हो और कि कोई और ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहा है तो आप लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब कि कुछ इक्विटी 10% इक्विटी आप लोगों ने इसको दे दिया और सामने वाले से 10% इक्विटी ले लिया, तो ये आप लोगों का आ जाएगा एक्सचेंज ट्रेड फंड में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में आप लोगों का शॉर्ट मार्केट मनी मार्केट जैसा ही आप लोगों का ये वाला है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का ISP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नॉट अ separate type but a method of investing in mutual fund, allow investor to contribute a fixed amount regularly, promoting discipline investing। मतलब कि आप लोग इसमें रेगुलर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि पर डे आप लोगों को लगता है कि 200 मेरा एक्स्ट्रा सेव हो रहा है तो उसको आप लोग डायरेक्ट डेली बेसिस पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड जो भी आप लोगों का टाइम पीरियड होगा 5 साल 10 साल के बाद आप लोगों को ये जो भी अमाउंट होगा मतलब कि 200 इंटू 365 एंड जो भी आप लोगों का यहाँ पे निकलेगा वो उससे आप लोगों को 5 ईयर और मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आप लोगों को रिटर्न में प्लस इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो ये ऐसे करके आप लोगों का जो भी म्यूचुअल फंड का सिस्टम होता है वो ऐसे काम करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग involves a true evolution of one's money situation, income, spending, debt, and saving, and expectation for the future। in this statement मतलब कि सिंपल समझो, जो भी आप लोग इनकम ये जनरेट करते हो या फिर स्पेंडिंग करते हो, मतलब कि ये एक्सपेंसेस हो गया जो भी आप लोग खर्च करते हो या फिर जो भी आप लोग सेव कर रहे हो, तो वो आप लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे रिवोल्यूशन लेके आता है तो वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का एक्सिस ऑफ करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन, मतलब कि जो भी आप लोगों का करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आप लोगों को पहले एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग का इनकम क्या है कि आप लोग कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहाँ कहाँ से आप लोगों का बोनस आ रहा है, वो आप लोगों का है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का एक्सपेंसेस कितना जा रहा है, कहाँ कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, रेंट और फिर जो भी चीज़। उसके बाद डेप्थ आप लोगों का क्या है, मतलब कि आप लोगों ने कहीं से लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड बैलेंस है या फिर कहीं और पे आप लोगों ने कहीं उधार ले रखा है, तो वो भी आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है सेटिंग फाइनेंस गोल, मतलब कि जो भी आप लोगों ने फाइनेंस गोल बनाया होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस गोल बनाया होगा, लाइक एक वीक में आप लोगों ने गोल बनाया है कि एक वीक में 10,000 मुझे अर्न करनी है, ठीक है। तो वैसे करके आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। फिर मिडल टर्म गोल्स, मतलब कि आप लोगों ने एक बिजनेस बनाया, आप लोगों ने बिजनेस में गोल बनाया कि 1 साल के अंदर अंदर मेरे को ये बिजनेस ग्रो करवा लेना है। लॉन्ग टाइम गोल में आप लोग सेट कर सकते हो, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो वो आप लोग का लॉन्ग टाइम गोल हो सकता है। तो ऐसे करके आप लोग मतलब कि या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो वो आप लोगों की लाइफ टाइम रह जाती है, तो ऐसे करके आप लोगों का लॉन्ग टाइम गोल बन जाता है, ठीक है। फिर रिस्क असेसमेंट, तो रिस्क असेसमेंट में आप लोग सिंपल समझो कि जो भी आप लोग इंश्योरेंस लेते हो तो वो तो रिस्क पे है ना, कि अगर आप लोगों के साथ कुछ हो जाता है तब आप लोगों को रिफंड मिलेगा, या फिर टर्म एंड कंडीशन जो भी आप लोग लगाते हो तो उसके बाद ही आप लोगों को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही आप लोगों को मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, आप लोगों ने कोई कार या फिर कुछ और ये एजुकेशन या फिर कोई मतलब कि डिजास्टर के थ्रू मतलब कि इंश्योरेंस ले रखा है वो, या फिर इमरजेंसी मतलब कि कोई आप लोगों को डिजीज हो जाता है या फिर कुछ भी आप लोगों के साथ अननेसेसरी चीज़ होता है तो उस टाइम पे आप लोगों का रिस्क असेसमेंट काम करता है, ठीक है। उसके बाद आए आप लोगों का क्रिएटिंग अ बजट, मतलब कि आप लोगों को अपना बजट भी बनाना पड़ेगा, क्या क्या आप लोगों का इनकम है, क्या क्या आप लोगों का एक्सपेंसेस है। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या रीपेमेंट डेप्थ करना है प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बनाओगे कि आप लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आप लोगों का रिस्क कम से कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का असेट बन सके, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास असेट नहीं होगा, मतलब कि वैल्यूएबल चीज़ नहीं होगी, तो इन फ्यूचर में वो कैसे इंक्रीज़ करेगी। अब वैल्यूएबल चीज़ में सबसे पहला चीज़ होता है लैंड। अब लैंड क्यों होता है, क्योंकि लैंड की मतलब कि टाइम टू टाइम उस लैंड की प्राइस हाई ही जाएगी, हमेशा हाई ही जाएगी, कभी भी नीचे की साइड नहीं आती है लैंड की प्राइस। या फिर आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में तो आप लोगों का रिस्क हो जाता है, तो ये चीज़ आप लोगों को देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का टैक्स प्लानिंग है। अब जो भी टैक्स है उसको भी आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इतना टैक्स देना है, एंड उसके रिगार्डिंग में मैं कहीं और पे भी अपना एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा हूँ तो उसमें से भी मेरे को टैक्स बचाना पड़ेगा, क्योंकि बचाने का अपना दिमाग होता है, क्योंकि कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो उसको टैक्स बचाने का भी आइडिया आते चला जाता है। जैसे जैसे बिजनेस करोगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। फिर ई स्टेट प्लानिंग में आप लोग सिंपल समझो कि जो भी आप लोगों का घर या फिर बिल्डिंग बनाया जाता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो, तो वो आप लोगों को ये
बताता है कि हाँ, नोएडा में आप लोगों का घर बन रहा है, आप लोग इन्वेस्ट करो, आप लोगों को एक फ्लोर दे दिया जाएगा। तो आप लोगों ने 10-15 लाख ये उस कॉन्ट्रैक्ट डीलर को दे दिया एंड देन उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट डीलर आपका मतलब कि घर तैयार करके दे देगा। बट इसमें कॉन्ट्रैक्ट डीलर का ज़्यादा बेनिफिट होता है, आप लोगों का कम बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। इसमें आप लोग सिंपल समझो कि पीरियोडिक रिव्यू भी ले सकते हो या फिर लाइफ चेंजेस वाला रिव्यू भी ले सकते हो। अब पीरियोडिक रिव्यू में आप लोग सिंपल समझो कि आप लोग डे टू डे अपना मतलब कि इनकम और फिर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके चल रहे हो, ताकि आप लोगों का जो एक्सपेंसेस हो सके वो लिमिटेड हो सके और जो आप लोगों का इनकम हो सके या फिर सेविंग हो सके वो अच्छे से हो सके। तो वो आप लोगों का पीरियोडिक रिव्यू में हो सकता है। अब लाइफ चेंजिंग हो सकता है कि आप लोग किसी भी चीज़ को बोल रहे हो कि हाँ, बर्थडे तक मेरे को या फिर इस जो जॉब में मेरे को यहाँ तक नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको क्विट कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट में मैं प्रमोट कर लूँगा। तो ऐसे करके आप लोग लाइफ चेंजेस में भी जा सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल गाइडेंस। अब प्रोफेशनल गाइडेंस में आप लोग सिंपल समझ सकते हो, जब तक आप लोग किसी भी फील्ड में आप लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बुक नॉलेज तो आपने ले ली, ठीक है, बुक नॉलेज के बाद आप लोगों को मार्केट में भी उतर के मार्केट की भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब तक उस फील्ड का प्रोफेशनल आपके साथ नहीं होगा, जब तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर कोई भी आप लोगों का प्रोफेशनल साथ में जुड़ जाता है तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग पूरा इस पेपर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करके अपना पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।